हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग लैब में। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 जून और 27 जून को वीडियो का एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि मुश्किल से 3 या 4 दिन बचे हैं हमारे पास। इसलिए जल्दी से जल्दी हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतने हमारे नंबर इंप्रूव होंगे। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल की वीडियो में कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देखें। चलो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन था पशुपति मोहर। पशुपति मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं दिखाया गया है? तो कौन सा पशु नहीं दिखाया गया? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है गेंडा, भैंस, सिंह और बाघ। तो इसका सही दोस्तों आंसर है सिंह। इसकी कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे यह मोहर एक योगी की बैठी हुई आकृति संबोधित शिव पशुपति को दर्शाती है। इसके चारों ओर गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ, ये चारों ओर से गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ से घिरी होती है। ये चित्र है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण बैठे हैं, सबसे नीचे देखो दो हिरण बैठे हुए हैं। और पशुपति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पशुओं का स्वामी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पशुपति का अर्थ क्या होता है? पशुओं का स्वामी। यह मोर हड़प्पा युग के धर्म पर प्रकाश डालती है। चलो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो स्थिर तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। तो समूह के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अपवर्तन के आधार, अपवर्तक सूचकांक के आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा घनत्व के आधार पर। दो स्थिर तरल पदार्थों का पृथक्करण हम उनके घनत्व के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली जोयराइड रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली जोयराइड रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन ए क्या, बहराइच से लखीमपुर गिरी, सोनभद्र से कुशीनगर, अयोध्या से वाराणसी, लखनऊ से कानपुर। तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बहराइच से लखीमपुर गिरी। उत्तर प्रदेश से पहली जोयराइड रेलगाड़ी बहराइच से लखीमपुर गिरी के बीच शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1848 ईस्वी में वे गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। उनकी राज्य हड़प नीति कौन सी है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स थी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे और उनकी हड़प नीति थी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए कौन से थे में? एक ऑप्शन डॉल्ड हर्डोजी, डॉल्ड वेलेस्ली, डॉल्ड होस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डॉल्ड लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? जॉन मेडोन स्किन्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन नेस। तो क्या आंसर है इसका सही? इसका आंसर है जॉन मेडोन स्किन्स। इन्होंने राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन? जॉन मेडोन स्किन्स। एडम स्मिथ के बारे में देखते हैं कुछ। जैसे एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपके कि पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में देखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने मौद्रिक नीति पर जोर दिया और उनके धन के सिद्धांत को मुद्रावाद के रूप में जाना जाने लगा, मिल्टन फ्रीडमैन को। और जॉन नेश, यह एक अमेरिकी गणितज्ञ है। जॉन नेश कौन है? अमेरिकी गणितज्ञ है ये। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? रेंगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? तो रेंगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? ये काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। रेंगुर मिट्टी इसका नाम है, काली मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है?
तो किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सोनभद्र हवाई अड्डा और उपरोक्त भी। तो बताओ कौन से का करा है? इसका आंसर होगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, इसका भी किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कर दिया है, सोनभद्र का भी कर दिया है। तो उपरोक्त सभी इन तीनों का नाम बदलकर क्या कर दिया, पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी हवाई अड्डे कौन कौन से आने वाले, कुशीनगर हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा और सोनभद्र हवाई अड्डा। ये उत्तर प्रदेश में आगामी हवाई अड्डे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। इसे मैकाले का स्मरण पत्र, 7 मार्च 1836 का प्रस्ताव, वुड का आदेश पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता था दोस्तों? वुड का आदेश पत्र 1854। इसे क्या माना जाता था? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंक क्या थी? 102, 107, 110, 115। तो क्या थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 107। 14 अक्टूबर 2022 को 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंक क्या है? 107। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया था कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर स्थल सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी, बुंदेलखंड, हरदोई, मुजफ्फरनगर। तो किस जिले में है ये? हरदोई में। ये कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ से। सॉरी। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये दोस्तों? राजस्थान में है। इसको भारत के पहले रामसर स्थलों में मान्यता दी गई है। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले रामसर स्थलों में मान्यता दी गई है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ 14 भारतीय अर्ध भूमियां हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कहाँ है? रेणुका आर्द्र भूमि, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? जो हिमाचल प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन एक, भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 में निर्धारण किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य को पहले संविधान के 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 में निर्धारित किए गए हैं। ये यहाँ से गलत है। तो इसके बारे में कुछ दो देखते हैं। जैसे भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, इसलिए ये गलत हुआ है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक कर्तव्य है और कानून द्वारा लागू करने योग्य है। भारत के संविधान ने रूस के संविधान QSSR से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। 1975 की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इस मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो 1975 में के श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश किस पर है? कर्मयोगी, शक्ति, शक्ति निर्माण, जल शक्ति, अमृत सरोवर। तो किसके? अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली
और उत्तराखंड, ये होगा बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़। इसकी भूमि क्षेत्र कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी कौन है? लखनऊ। जनसंख्या कितनी है? 20.42 करोड़, 2012 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो सबको पता होगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी। और कितने जिले उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। इसका राज्योत्सव को बोला 24 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप बहुत अच्छे से याद करें। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, या उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, कितने जिले हैं। इस तरह से कोई सा क्वेश्चन बन जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली मशीन है? तो कौन सी मशीन है दोस्तों? अबेकस, टार्किटम, इवेक्टोरियम, ट्यूरिंग मशीन। ये कौन सी है? अबेकस। इसका सही आंसर है, कंप्यूटर से, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये जीएस में आता है। इसमें कंप्यूटर के कम से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी, पिनराई विजयन, के चंद्रशेखर राव, एम के स्टोलियन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? एम के स्टोलियन। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टोलियन। जैसे भारत की मुख्यमंत्री की नई नियुक्तियां जो 2021 और 22 में हुई है, उनके साथ देखिए है। पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? अभी बताया जाए दोस्तों, एम के स्टोलियन। पंडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? नटेशन कृष्णासामी रांगासामी। और कर्नाटक के कौन है? बसवराज सोमप्पा बोम्मई। असम के है हिमंत बिश्वा शर्मा। गुजरात के है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और जो 2022 में बने हैं अभी, त्रिपुरा के कौन है? मनीष सिन्हा। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के भगवत मान। और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों इनको। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव कृष्णमाचारी, सरदार पटेल। तो कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? सरदार पटेल। सरदार पटेल मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। इसमें इसकी क्या, इसका गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और एक मसौदा समिति का गठन किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947, सॉरी 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। इसके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसके? 7 सदस्य थे। कौन कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ये सातों थे। तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में एक मसौदा समिति, इसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। एक यहाँ से आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे हमारा संविधान बनने में। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां, जैसे कि संघ समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये विषय निर्वाचन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है? सत्य की खोज में सिद्धांत के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाधिनिष्क्रमण, निर्वाण, परिनिर्वाण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाधिनिष्क्रमण। इसके बारे में और देखते हैं। जैसे महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के अपने घर जाने जाने से है। इसका तात्पर्य क्या है? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के अपने घर वापस लौट जाने से है। और ये धर्मचक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, इसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है?
ये सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। जो सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपना धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ये उसको संदर्भित करता है धर्म चक्र परिवर्तन। निर्वाण, इसका तात्पर्य क्या है? निर्वाण का तात्पर्य है बोध गया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से। जब उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। और परिनिर्वाण का अर्थ क्या है? कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। सिद्धार्थ की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जंगल में वनस्पति और जंतु परस्पर निर्भर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वन जलवायु और चक्र जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, ये कहता है क्योंकि ये प्रभावित करते हैं। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। मृदा वनों को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में सहायक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सही है। क्योंकि वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की नई इकाई की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है? अलीगढ़, सीतापुर, रामपुर और सहारनपुर। कहाँ पर रखी है ये? इसका सही आंसर है सहारनपुर। साथ साथ नोट करते रहो दोस्तों इनके, या फिर इनका शॉर्ट भी लेकर रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? क्या होगा? आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, उच्च चालू घाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निर्यात में वृद्धि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। पहले ये था, अब हटा दिया गया है। तो देखते हैं कि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि सभी संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया है? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया है। आर्टिकल 300 ए इसे संवैधानिक अधिकार बनाता है। और इसको संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया? संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 300 ए के तहत। चलो, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 6 मौलिक अधिकार है। हमारे कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है? पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और फिर लास्ट है संविधान का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। संविधान से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? केला महोत्सव उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित किया गया? सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर, गोरखपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में आयोजित किया गया है। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सबको पता होगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री सबको पता होगा आदित्यनाथ जी है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राज्य पुष्प क्या है? गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश। दोस्तों जो कल की वीडियो थी हमने उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, तो साथ साथ में जो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे थे उसमें ये सब था कि उत्तर प्रदेश का पुष्प, जैसे वृक्ष पक्षी सब थे। वहां से देख आज के पेपर में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर होगा पलाश। यहाँ से कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राज ये फूल कौन है? पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिज्म मोनोस्पर्म। ब्यूटिसिया मोनोस्पर्म। राज्य पक्षी कौन है? बारहसिंगा।
राज्य पक्षी कौन है? सारस क्रेन। और राज्य वृक्ष कौन है? अशोक वृक्ष। ये सब उत्तर प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस क्रेन, राज्य वृक्ष अशोक वृक्ष। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? कथक। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनिज आधारित कपड़ा, हथकरघा और हस्तकला। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तर में जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में है। तो इसलिए उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं जैसे सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, सहारनपुर उत्तरी जिला हो गया और सोनभद्र कौन सा है? दक्षिणी। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर है, जो पूरे देश का 7.33% है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है इसके द्वारा घिरा है। यहाँ का राज्य के उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड से घिरा हुआ है और पश्चिम से हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। पश्चिम में दिल्ली हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है और दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इन पर भी ध्यान दें आप, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ये है राष्ट्रपति शासन, कथन ए है हमारा, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस किया लिया जा सकता है। तो कथन बी है राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। तो इनमें से बताना ये कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति शासन की किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस किया जा सकता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद का स्वीकृति अनिवार्य नहीं, ये असत्य है। ये भी सत्य है, अनिवार्य नहीं है, तो ये दोनों सत्य है। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते से राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि यदि राज्य केंद्र निर्देश का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना जारी किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन अपना खुद भी जारी कर सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? पंजाब में 1951 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में जारी किया गया था। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ और कब हुआ था? पंजाब में 1951 में। और सबसे ज्यादा अधिकतम राष्ट्र शासन किन किन राज्यों में हुआ है? मणिपुर में सबसे ज्यादा 10 बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार और पंजाब में 8 बार। और जम्मू और कश्मीर में 6 वर्ष और 264 दिनों के लिए सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चला। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कब कहाँ हुआ था? जम्मू और कश्मीर में 6 वर्ष 264 दिनों के लिए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहाँ हुआ था। अब तक भारत में 125 बार राज्य आपातकाल जारी किए जा चुके हैं। टोटल 125 बार राज्य आपातकाल जारी किए जा चुके हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सुधारकों ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो ये किसने दिया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर ले, ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू गाइस।